अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में फ्लड कोई पहली बार नहीं आया। इससे पहले भी कई फ्लड आए, कई जाने गई, कई नुकसानात हुए, लेकिन इस बार जो फ्लड आया है, जो बारिशें हुई हैं, उन्होंने जो तबाही की है वो यकीनन जो मंजर पेश कर रही हैं वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी से वो देखी नहीं जा रही। और ऐसे ही एक फ्लड रिलीफ की वजह से हमारा जो पाक आर्मी का जो फ्लड रिलीफ हेलीकॉप्टर था जो निगरानी कर रहा था, उसमें अफसरान समेत 6 जवान मौजूद थे और वो भी शहीद हो गए थे। जब भी फ्लड आता है ये कहकर कि ये तो कुदरती आफत है, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बारिशें आती हैं, पानी आता है, तो वही हिसाब है कि ये कुदरती आफत तो है, इससे निमटा कैसे जाए, रिलीफ के लिए पहले से इंतजाम कैसे किए जाएं, ये फ्लड को हम कैसे ऐसा बना सकते हैं कि ये इससे नुकसान से कम हो और इससे बचा जाए, इसके ऊपर आखिरकार तवज्जो क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि इक़्तिदार की जंग जारी है। इक़्तिदार की जंग में इस वक्त क्या हो रहा है? इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। मैं इस वक्त मकबूलियत की सबसे अव्वलीन तरीन सतह पर हूँ और मुझे इक़्तिदार में ये अवाम ला के बिठा देंगे। अवाम ने इस वक्त इमरान खान साहब को 3 सूबों में देखिए, जम्मू आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में भी है। स्वात में इस वक्त फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जनूबी पंजाब का हाल आपके सामने है और वहां पर क्या हुआ, अभी तक वहां पर भी जो हालात है, जो मनाजर है, वो आपके और हमारे सामने है। तो ये अगर आप एक वफाकी हुकूमत ले भी लेते हैं तो ये अवाम का जो अभी पुरसाने हाल नहीं है वो कौन करेगा। और इस वक्त तमाम के तमाम हेलीकॉप्टर में अपनी अपनी फोटो सेशन में तो मसरूफ हैं कि हम ये देखें कि हम ये देख रहे हैं कि फ्लड के रिलीफ काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन लोगों को लिए जो इस वक्त जिनको रेस्क्यू किया जाना चाहिए, जो इस वक्त फंसे हुए हैं, कई कई जगहों पे फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए ये हेलीकॉप्टर दस्तयाब नहीं है। तो ये तो अलमिया है, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। साथ साथ सियासी सूरत हाल में सबसे अहम मामला इमरान खान की, क्या अब ये मामला आर्टिकल 62 और 63 से पीछे हटेगा या नहीं? इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस है, इसके अलावा ममनुआ फंडिंग है, इसके अलावा तीसरा तोशाखाना केस है। क्या इन सब को मिलाकर कहीं ना कहीं इमरान खान को सियासत से आउट किया जा सकता है या नहीं? क्या इमरान खान जो है पाकिस्तान में -1 के फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच ने, MNA है, PMLN के सीनियर रहनुमा है और प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं याबर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर हसनैन जावेद आपसे करती हूँ। इस वक्त जो फ्लड का काम है, आपने देखा है कि फ्लड जिस तरह से आया है, जो तबाहकारी हुई है, क्या इससे बचा जा सकता है या हम इसको कुदरती आफत समझकर इसी के ऊपर हम ये कहते रहें कि ये कुदरती आफत है? अच्छा, इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग, वैसे मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाहता था, लेकिन व्हेन आई एम पॉलिटिकल आई एम सो पॉलिटिकल। तो आगा सिराज दुरानी साहब की बात मुझे याद आ गई कि कभी बाज़-औक़ात कहते हैं देयर इज़ नो मेथड इन मैडनेस। तो सम टाइम ऐसी बात कर जाते हैं कि वो आपकी रैशनैलिटी या अक़लियत में आती ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जितना भी फ्लड आया है और तकरीबन 335 लोगों की जो शहादतें हुई हैं सैलाब के अंदर, जो सिंध के अंदर जो नुकसानात हुए और भारी नुकसान हुआ, वो सब का सब सिंध वासियों के गुनाहों का नतीजा। इस तरह की स्टेटमेंट जब आगा सिराज दुरानी साहब की तरफ से आएगी, और क्योंकि वो ये तो जस्टिफाई कर नहीं सकते कि डैम्स क्यों नहीं बने थे, कहाँ कहाँ पे डैम्स के अंदर प्रॉब्लम की गई, सिंध के अंदर मामलात क्यों नहीं बनाए गए, जब वो वफाक में थे तब क्या हुआ था, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो रिजर्वायर क्यों नहीं बने थे, गिलगित बल्तिस्तान में दासो और दयामीर बादशाह डैम के अंदर तकरीबन 5000 मेगावाट और उसके बाद जो है 10,000 मेगावाट उनकी रिजर्वायर की जगह मौजूद थी। और फिर NDMC के अलावा जो है एक और इदारा है जहाँ के ये बताता है कि कितनी आने वाले वक्त में कैलकुलेटेड फोरकास्ट के मुताबिक कितनी बारिशें होंगी, कितनी मिलीलीटर बारिशें होंगी, और ये सब बातें आजकल पता होता है। आजकल के जदीद ज़माने में आपको ये बात पता होता है कि कल मौसम क्या होगा, अगले घंटे के बाद मौसम क्या होगा। तो आप ये नहीं बता सकते कि तखमीना के तौर पर जो है वो ये खुदाई आफत कहते हैं। चाइना ने जब सबसे पहले जब आज़ादी ली थी तो उन्होंने सबसे पहले कहा था 3 चीज़ें ख़त्म कर दो। एक तो सड़कों के जाल बिछाने,
दूसरा ये कोई खुदाई आफत नहीं है सैलाब, और ये सैलाब आएंगे और उनको रिजर्वायर की तरीके से हमने रिजर्व करना है, और रिजर्व नहीं किया तो सिविलाइज्ड कौमों में आपका कोई नाम नहीं होना चाहिए। आप कोई सिविलाइज्ड कौम नहीं है अगर आपके सैलाब आते हैं। तो इसी तरीके से उनका उन्होंने तरीक़ाकार किया, बंद बांधे गए और उसका निज़ाम बनाया गया, एक तरतीब दी गई। इस टाइम पर आपके जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो अम्बात का सिलसिला जारी है। आप यहाँ तक देख लें कि इस्लामाबाद के अंदर भी इन सैलाबों की वजह से एक मौत वाक़या वहाँ पर हुई, एक, और बाकी जो है वो कहीं पर 300 के करीब हो रही हैं, कहीं पर 450 के करीब हो रही हैं, और अम्बात इतनी और घरों के घर उजड़ गए, सारा के सारे मामलात बन गए। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया कि $50 करोड़ की जो है वो इमदाद दी जाएगी। जी, मैं इसके इमदाद के ऊपर भी आती हूँ कि इमदाद जो दी गई है उसको किस तरह से खर्च किया जा सकता है, कि क्या आवाम को भी उसका कोई फ़ायदा हासिल होगा या नहीं होगा। इस वक्त नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो अदाद-ओ-शुमार शेयर किए हैं, तकरीबन 1000 के करीब अमवात हो चुकी हैं और लाखों घर तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है। ये इस वक्त सूरत हाल जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो हमें रिपोर्ट कर रहा है। और लेकिन जो में अल्टीमेटम दे दिया गया, अल्टीमेटम दे दिया कि वहाँ पे तो इमरजेंसी, जाहिर है कि वहाँ पे इमरजेंसी है, और वहाँ पे जिस वक्त सूरत हाल है बदतरीन है, तबाही है वहाँ पर। अली गौहर बलोच साहब, मेरा ये सवाल ये है कि ठीक है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर फंड भी कायम कर दिया गया है, वफाकी काबीना ने अपनी 1 माह की तनख्वाह भी सैलाब फंड में देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी अभी और भी हमें आलमी इमदाद भी मिल रही है। लेकिन क्या ये हम जो इस वक्त रिलीफ के फंड ले रहे हैं उनको एक तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, दूसरा इस वक्त जो रिलीफ का काम है वो बहुत सुस्त हुआ है, जितनी तेजी से होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए हैं। क्या ये हमारी नाकामी नहीं है? देखिए आलिया, तो ख्याल ये जो तबाही है, ये जो सैलाब की आफत आई है, ये जो हमारे मुल्क में जल्जला आया था, ये उससे भी बड़ी आफत है। बिल्कुल। और हम इस बात का एज अ कौम शायद अंदाजा भी नहीं कर सकते। जो कुछ हम सोशल मीडिया पे, जो कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं, यकीन करें इतना ज़्यादा सैलाब है और इतनी वो मतलब है कि उसमें बात जो वो कर तो इतनी ज़्यादा वो मतलब उस पानी की स्पीड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज आपने देखी होगी टीवी पर कि जो मतलब है कि गिर रही थी, और जो KPK में ससुराल है और जो अली गौहर बलोच साहब, जाहिर है कि आप जो है पार्लियामेंटेरियन हैं और आपकी भी नज़र है और ऐसी चीज़ों को आप भी समझते हैं। क्या ये जो अवाम को ये जो कुदरती आफत आती है उससे बचाया जा सकता है या नहीं? देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तमाम ममालिक को महफूज रखे। आमीन। ये जो कुदरती आफत है इसके बारे में देखें, कुछ चीजें हैं जिनकी प्रेडिक्शन की जा सकती है, लेकिन इनको रोकना तो मुमकिन नहीं है। ये एक निज़ाम कुदरत है, लेकिन ये है कि जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद की जा सकती है, उनको बार बार इतलाएं की जा सकती हैं। उनकी इमदाद के लिए जो है हुकूमतें और सिविल सोसाइटी मिलकर कोशिशें कर सकती हैं, ये सब कुछ किया जा सकता है। उसमें यकीनी तौर पर देखिए, इस वक्त पंजाब और KPK में PTI की हुकूमत है, वफाक में मुस्लिम लीग और इत्तेहाद की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग करने की बिल्कुल कतई तौर पर जरूरत नहीं है। और नो डाउट जो मतलब है कि मैं देख रहा था कि आज शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब सिंध का दौरा कर रहे हैं। तमाम मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों को जो है वो कोई अपनी कोशिश जो है, कोई एफर्ट। अली गौहर बलोच साहब, मेरा तो सवाल ये है कि ये दौरों की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? ये कि इमरान खान साहब हो जाएं या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो जाएं या बिलावल भुट्टो हैं, इनको ये सैलाब ज़दगान के दौरे करना और इस तरह से करना उनको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि वो वहाँ पे जाते हैं? क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं हो सकता कि जैसे ही अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर है और उससे निमटने के लिए हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम उससे निमटने के लिए पहले से हमारी तैयारी होनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वफाक में भी है, बिल्कुल इस तरह से ये सुबह भी बनाई हुई है। और इसमें आपने देखा कि जिस वक्त सैलाब स्टार्ट हुआ था ये बलूचिस्तान से, फिर उसके बाद बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध का ऑलरेडी भी शहबाज साहब उधर पहुंचे हैं और उनके लिए इमदाद का ऐलान किया उन लोगों के लिए, और अब भी किया है, कल भी किया है और भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इमदाद अगर से अरबों रुपए में है,
लेकिन ये जो नुकसान हुआ है आलिया, हकीकत ये है कि ये उसके लिए बहुत नाकाफी है और उसके लिए अपील करनी चाहिए हर मरतबा सदर को, हर पोलिटिकल पार्टी को, तमाम जो असल लोग जिनका सोसाइटी में आवाज सुनी जाती है मुआशरे में, वो लोग हैं वो दिल खोल कर इसमें जी बिल्कुल, सबको सिविल सोसाइटी को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपने बहन भाइयों का साथ देना चाहिए इस कुदरती आफत में। लेकिन हुकूमतों का क्या फर्ज होता है? नहीं अच्छा चलिए सर, अगर ये भी मान लिया जाए, अली गौहर बलोच साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चाहूंगी कि यावर बुखारी साहब कमेंट कर दें। यावर बुखारी साहब, मेरा तो सवाल ये है ही नहीं कि इमरान खान क्यों नहीं गए, शहबाज शरीफ जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ किसी को भी नहीं जाना चाहिए। मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि आपके अगर फ्लड आए हैं तो आपके पास पहले से तैयारी होनी चाहिए और रिलीफ का काम फौरी होना चाहिए, लोगों को वहां पे रेस्क्यू फौरी होना चाहिए। इमरान खान हेलीकॉप्टर यूज करके वहां पे फोटो सेशन करवाने ना जाए, उसी हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया जाए। मेरा सवाल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। आपकी बात आइडियल है, सबसे खूबसूरत बात आपने की है कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करके इमरजेंसी में इमदाद करने की ज़रूरत है, लोगों को वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। मेरी आवाज़ एको हो रही है ज़रा? जी आपकी आवाज़ हमें ठीक आ रही है जी। अच्छा नहीं, वो मुझे एको आ रही थी, अभी ठीक है। देखें ये 50 साल से पीपल्स पार्टी की और नून की हुकूमत है, 50 साल से, 1970 से है। मुझे ये बता दें कि हर 5-6 साल के बाद फ्लड आते हैं, तो ये सैलाब को रोकने का तरीकाकार आज तक क्यों नहीं कोई बना? हम लोगों ने जब हम हुकूमत में आए, देखिए सबसे पहले आपने सैलाब को रोकना है, क्योंकि जैसे चाइना ने रोका है तो इसका मतलब है कि इंसान मुमकिन है ये खुदाई आफत को रोक सकता है या इसके मनफी असरात को कम से कम कर सकता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि फ्लड्स के लिए आप डैम्स बनाएं, आप डैम्स बना के आप चैनल्स बनाएं कि जहां पे जिन इलाकों में आपके पास ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी है या बारिशों की कमी है, उस इलाके में आप बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स बनाएं ताकि वहां पे वो इलाका जरखेज हो सके। आपके पास देखें 10 लाख क्यूसेक मैक्सिमम फ्लड आता है या 12 लाख क्यूसेक आता है, ठीक है जी, 12 लाख क्यूसेक का फ्लड होता है। 12 लाख क्यूसेक आप 6 नहरें निकाल लें बलूचिस्तान की तरफ और 2 बड़े रेजर्वॉयर्स तरबेला से बड़े बना लें, आप 2 साल नहीं, आप 6 साल में बना लें, 10 साल में बना लें। और अगर आप ये नहरें भी आप कच्ची रखें, पुख्ता नहरें भी ना बनाएं, आप सिर्फ पानी को छोड़ें उस तरफ ताकि वो रेजर्वॉयर्स भर जाएं और आपका 6 लाख का सैलाब कम हो जाएगा, 6 लाख क्यूसेक का, बाकी 6 लाख क्यूसेक का सैलाब हम लोग कवर कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है कि जब हम ना दूरअंदेशी से काम करते हैं, ना दिलचस्पी से काम करते हैं, हम सिर्फ वो काम करते हैं कि जो दुनिया को बड़े बड़े शहरों में नजर आए, जैसे कि जो भी आप बड़ा नाम ले लें, अभी क्योंकि गौर इजाज और मैं हम दोनों इकट्ठे आते रहते हैं शोज के ऊपर, हम वो बात करें, हम सियासत को यहाँ पे ना छेड़ें, हम अपनी कमजोरियों को छेड़ें, अपनी नाअहलियों को छेड़ें, हम अपनी गलतियां माने, हम अपनी नाअहलियां कबूल करें कि हुकूमतों ने आज तक सैलाब को रोकने का तरीकाकार कोई नहीं निकाला, सिर्फ हम लोगों ने बातें की हैं। जी ठीक हम है, लोगों को लेकिन चाहिए था कालाबाग जाहिर डैम, देखिए सिंध मुखालफत करता है, सिंध मुखालफत करता है कालाबाग डैम की या केपी करता है, तो हमें चाहिए कि सिंध में पहला डैम बना दें। जी यावर बुखारी साहब, आपने आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। रिलीफ काम जनूबी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी देर से क्यों शुरू हुआ है, इसके ऊपर बात करूंगी। और दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि डैम जिनकी आप बात करें, इमरान खान साहब ने कहा था कि डैम उनकी प्रायोरिटी होगी, तो वो डैम जो बने हैं वो कहाँ हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे, यावर बुखारी साहब कह रहे थे कि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम डैम बनाएं ताकि हम ये पानी को सेव कर सकें और इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें और फ्लड से जो नुकसानात हैं वो कम से कम हो सकें। ये किसी हुकूमत की कोई प्रायोरिटी नहीं रही और इमरान खान साहब ने ये कहा था, दावा किया था कि वो डैम बनाएंगे। कितने डैम बने हैं और जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे, सवाल उठाएंगे यावर साहब से। लेकिन मेरा सवाल ये है इस वक्त डॉक्टर
डॉक्टर हसनैन साहब से। डॉक्टर हसनैन साहब, आपने कहा कि सिविल सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है इन फ्लड कामों में, रिलीफ के कामों में, कि वो हिस्सा लें, वो फंड दें। क्यों? जाहिर है कि ये वो भी मुल्क के बासी हैं, उनकी भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर इस वक्त हमारी जो कौम है उसके ऊपर कोई आफत आई है तो उसका साथ दें। अच्छा, ये जब NFC अवार्ड बना था और NFC अवार्ड के बाद जो PSTF फंड बना था, और PSTF फंड के अंदर नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट प्रोविंशनल लेवल पे भी बनाए गए थे, उनको क्या काम दिया गया था? उनको क्या ये काम नहीं दिया गया था कि बलूचिस्तान के अंदर पक्के घर बनवाएं? मट्टी के घर थे, मट्टी में चले गए और फिर मट्टी हो जाएंगे। क्या उनकी हालात बदलेंगे? क्या वो विलेज प्लानिंग होगी? क्या टाउन प्लानिंग होगी? क्या स्ट्रक्चर बनाया? क्या हमें साइज बता सकते हैं कि 37 अरब रुपए के अंदर जो है ये दोबारा से ये काम मुकम्मल होगा? और अगर जितने भी जो है उनको पैसे दिए जाएंगे तो वो दोबारा क्या उनको मुमकिन हद तक मिल चुके हैं या नहीं मिले? ये कोई हमें आप नंबर दे सकते हैं? नहीं। अच्छा, इसी तरीके से जो आप ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी से जब जाते हैं वो कहते हैं कि चैरिटी विदाउट चैनलाइजेशन, अगर बगैर चैनल के चैरिटी भी दी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं गर्क हो जाएगी और इन्हीं इदारों के अंदर इन्हीं के अफसरान खा जाएंगे। मैं आपको तो आप ये कह रहे हैं कि लोग इस पे कोई यकीन नहीं करेंगे? कोई यकीन होना नहीं चाहिए। आप ये तारीख रही है, मैंने आपको NFC अवार्ड का बताया, जैसे 1947 से शुरू हुआ, तकरीबन 2010 तक जब 18th अमेंडमेंट भी आई तब तक सबके सब बेनतीजा खेज रहे, कोई किसी का नतीजा निकला ही नहीं। और आज तक ये हालत हुई कि पहले 88% से शुरू हुए थे तो पंजाब को 57% मिला, बलूचिस्तान को 9.09% मिला, और आपके इसी तरीके से सिंध को जो है वो 24% मिला। लेकिन इन सूबों के अंदर जो है वो तरक्याती निज़ाम के अंदर सबसे पहला सिस्टम जो होता है वो आवाम का और सिविल सोसाइटी का और जो लोगों की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ छोड़कर जो ये जलसे होते हैं, ये कम से कम 12-15 करोड़ का तो एक छोटा सा जलसा हो जाता होगा। तो आप लोग जलसा खेलते हैं, लेकिन उसके अंदर डैम के ऊपर कितना है, रिजर्वायर कितने हैं, इसकी जो है वो वेज सिस्टम कितना है, इसका जो है आपने ड्रेनेज सिस्टम किस तरह डेवलप किया? ड्रेनेज सिस्टम तो आपने बनाया नहीं। 3.5 साल के अरसे के अंदर 91 अरब का 91 अरब रुपए जो है वो डैम्स की तामीर के लिए बनाए गए। लेकिन आप देखिए कि कतर ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी 3 अरब डॉलर की कर दी है। उसके अलावा सऊदी अरब की भी पाकिस्तान में उसकी भी दास्तान आपको मैं अर्ज कर देता हूं की जो है वो पेशकश है। तो अगर फ्लड की ये सूरत हाल है, हमारे ये जो इस तरह से चारों तरफ पानी है, तो हम कैसे ये सरमायाकारी बेहतर बना सकते हैं? जी, आपने सफर किया मीरपुर खास से लेके सारे के सारे, जरा आप सफर करके देख लें। इस टाइम पे रोड की हालत बुरी है। जो सफर तकरीबन 12 घंटे में हुआ करता था वो तकरीबन 3-3, 4-4 दिनों के ऊपर चला गया। हालात बुरे हैं, लॉजिस्टिक खराब हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का लिंकेजेस खत्म हो चुके हैं, और जितनी तरसीलात थी, सप्लाई चेन था, वो आपका बिगड़ चुका है। तो आप ये बताएं कि ये हुकूमत जो है वो ऑफ कोर्स माइनस नजर आती है, और इनका सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में आना और इक्तदार के अंदर जितना बजट होना, सेंटर और फेडरल की लड़ाई का होना, और ये किसने किसकी हुकूमत और इक्तदार हासिल करना है, इसके अलावा इनका कुछ सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये माशी हमेशा से पाकिस्तान की सूबाइयत के अंदर भी मईशत का मसला रहा है। ये सियासी लड़ाइयाँ रहती हैं, लेकिन NDMC इसी तरह आता रहेगा, सैलाब इसी तरह आता रहेगा, अगले साल आप फिर इसी तरह बैठेंगे और तबाहकारियाँ होंगी, और इसी तरीके से आप लाशें गिन रहे होंगे, और इनको जरा सा भी ये शऊर नहीं आएगा, और ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। MDMC ले लें, कुछ मर्जी ले। जी ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, क्या आप एग्री करते हैं डॉक्टर हसनैन जावेद की इस बात से कि हम सियासत में इतना ज़्यादा हमारा फोकस है कि हमारे असल इशू जो हैं, असल हदाफ हैं, उनसे हम दूर हैं, और जब हमारे पास कोई भी आफत आ जाती है, कोई भी मुसीबत आ जाती है, तो फिर हमें याद आता है कि ओहो ये हमारे साथ हो गया, अब हम इस तरफ फोकस करना चाहिए। जब वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम भी वो चैप्टर क्लोज कर देंगे। देखिए, ये जो NDMA के इदारे बने थे और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, ये इसीलिए बनाई गई थी कि मतलब है कि ये मुल्क में जो नागहानी आफात आ जाती हैं, जिस तरह से इवन कोरोना के पेंडेमिक में भी ये इन इदारों ने काम किया। लेकिन वो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जो साबका दौर में कोरोना में NDMA के जरिए पैसा लगा, उसमें बदउनवानी के काफी इल्जाम लगे थे। साबका दौर, ये साबका जो हुकूमत थी वफाक में, इसमें उंगलियां उठी थी NDMA की तरफ भी। जिस तरह से कि कोरोना का फंड जो था वो काफी हद तक पता चला कि वो मुख्तलिफ लोगों ने उसमें करप्शन किया, तो ये उनको चाहिए था कि उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। हालांकि जो आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी
मतलब है कि उसके ऊपर इतराज़ात किए कि इस इदारे में जो है वो मतलब है करप्शन हुई है, कोरोना का फंड जो बाहर से खैरात में भी मिलता रहा था। तो वो ठीक है, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि सिविल सोसाइटी से पैसा लेने की बजाय सिविल सोसाइटी से वो चीज़ें दे, चीज़ों से बढ़ा के सिविल सोसाइटी को सोशल मीडिया के जरिए गाइड किया जाए, रहनुमाई की जाए कि मतलब है कि वो उसमें कितने खेमे कितने चाहिए, अद्वियात कितनी चाहिए, किस तरह की चाहिए, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, अजदात हैं, वो किस तरह से चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमेशा पाकिस्तानी कौम भी फाजिल है, हुकूमतें तो अपनी जगह काम कर रही हैं और अपने पूरे वसाइल पुरकार लाने चाहिए। अभी मोहतरम भाई बुखारी साहब जो थे वो फौरी तौर पर जब बात स्टार्ट हुई है उन्होंने जनाब पिछली हुकूमतें ने क्या किया, इधर से सवाल उन्होंने शुरू किया। मतलब है कि कुछ ख्याल करना चाहिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं। पिछले देख लें 8-9 सालों 2 से ज्यादा हुकूमतें, तो इनको भी इतने साल हो गए 8-9 साल KPK में हुकूमत करते हुए। तो भाई उधर आप बताएं, आप रेवड़ियां बेच रहे हैं, आप भी तो हुकूमत चला रहे हैं। मतलब KPK में सबसे जो बुरी हालत है इस वक्त, जो करप्शन के लिहाज से, जो बदउनवानी के लिहाज से, जो मैं समझता हूँ कि मिसमैनेजमेंट के लिहाज से, वो KPK हुकूमत है। उनका तमाम फोकस इमरान अहमद नियाज़ी के ऊपर पैसा लगाना, उसको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना, उसके लिए कानून करना, उस हुकूमत की भी डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। तो ज्यादा ऐसे मौके मुतासिर नहीं लगता कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करे। असल चीज ये, हाँ, वफाक हो, सूबे हो, अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाए, उनके वज़रा, उनके जो फैक्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट जितनी उनकी मशीनरीज है, अच्छा, वो दिन अच्छा, अली गौहर बलोच साहब और उसमें चले और पाकिस्तानी अवाम को मुहैया नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रिज़्क़ दिया हुआ है उन लोगों को जो इलाके के पाकिस्तान के मुहैया नजर आते हैं, उनको भी दिल खोल के जो है वो इन तमाम चीजों में हिस्सा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो सबको करना चाहिए, ये तो हम इसके ऊपर बात कहते हैं, आप भी इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये कर रहे हैं। लेकिन करना तो जाहिर है कि हुकूमतों को चाहिए, हुकूमतें नहीं करती। ये बिल्कुल अली गौहर बलोच साहब का पॉइंट वैलिड है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, मैं इसके ऊपर नहीं आती कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अगर एक तरफ रख लें, तो अगर अभी रिलीफ का ही काम देख लिया जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पुअर जो रिलीफ का काम है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इस वक्त यावर साहब PTI की गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी, तो वहां पे सबसे पुअर जो इस वक्त रिलीफ का काम है वो हो रहा है, तो जिम्मेदार तो फिर आपकी गवर्नमेंट हुई। यस एंड नो। मैं अली गौर की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी आदत है कि वो सियासत को, और कोई और तरीका कार होता नहीं है, तो इमरान खान को गंदा कहने की इनकी एक आदत बन गई है, तो कोई बात नहीं। मैं इस वक्त कोई और बात नहीं करूंगा सिवाय इसके कि हम लोग फॉरवर्ड प्लानिंग रखें, सोचें। हम बात यहाँ पे वो करें कि जो अवाम के हक में हो, ना कि गौर एजाज के या जिसके भी वो इनके दिलों को भाती हो। मैं भी कह सकता हूँ कि इन लोगों ने कितनी चोरियां की, कैसे इन लोगों ने वो कर्ज उतारो वाला कितना फॉरेन एक्सचेंज खा गए, सागदार ने क्या किया, लेकिन छोड़े, दफा करें। बात जहां पे आती है कि आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये हुकूमतों की गलतियां होती हैं, नालायकियां होती हैं। देखिए हमारे वक्त में 10 डेमो के ऊपर स्टडीज शुरू हुई, 3 डेमो के ऊपर बैक वक्त काम शुरू हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। डेमियर बादशाह, डासू एंड मोमन डैम, इन तीनों के ऊपर बैक वक्त काम शुरू हुआ। 7 और डैमों के ऊपर फिजिबिलिटी बन गई है, 3 के PC1 तैयार हैं और उनको भी टेंडरिंग फेज में जाना था। कोशिश PTI की ये थी कि जितने ज्यादा आप रिजर्वॉयर्स बनाएं, ये आपकी आपाशी के लिए भी काम आएगा, ये आपकी सस्ती बिजली बनाने के भी काम आएगा और सैलाबों को भी रोकेगा। लेकिन जो चीज हमको सबको ये सोचनी है कि हम लोगों ने किस तरीके से, अगर डैम आपके मिला के भी मिसाल के तौर पे 8 लाख क्यूसेक पानी स्टोर कर सकते हैं, तो वो जो 4 लाख इजाफी पानी आएगा उसका क्या करेंगे? वो तो सैलाब करेगा। तो उस सैलाब की तबाहकारी को बचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं नहरें निकालनी है, वो उन इलाकों में जहां पे पानी बिल्कुल नहीं है, वहां पे कच्चे जखायर बना दें, कच्ची नहरें निकालें, ताकि लाख 50-50 हजार क्यूसेक पानी निकले। और उन इलाकों को ये वक्त होता है कि उन इलाकों के अंदर पानी शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा, यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि KPK की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट जो है फौरी रिलीफ देने में अभी नाकाम रही है। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात करें कि इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, हुकूमतों की कितनी जिम्मेदारी है कि फौरी रिलीफ फ्राहम करे, रेस्क्यू करे लोगों को और लोगों को सेफ जगह पर पहुँचाए। लेकिन उसके साथ साथ इस कुदरती आफत से निमटने के लिए हुकूमतें क्या करती हैं, क्या करना चाहिए, ये हमारा फोकस होना चाहिए, जो कि नहीं है। यावर साहब, आप कमेंट कर रहे थे, कमेंट कीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ूँ। था देखें, अभी आप ये कलाम के इलाके में देखें, स्वात में देखें, यहाँ पे जो होटल्स बने हैं ये 2-4 साल में नहीं बने, इनको बनने में भी 10-15 साल लगे। बड़े बड़े होटल से जो पानी का बहाव जिनको लेके तबाह कर गया इनको। देखें ये कैसे बन गए होटल। कुदरती बात है कि वहां पे जो टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स थे, जो लोकल गवर्नमेंट से, उन्होंने इनको इजाजत दी। इजाजत क्यों दी? पैसे लिए। जब पैसे लिए तो इसका मतलब ये है कि आपने पानी के बहाव के रास्ते में आपने ये होटल्स वगैरह बनाए और जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी ये तबाहकारी हुई है, घर बने हुए। तो सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये जितने घर, होटल, कुछ भी पानी के नेचुरल रास्ते में, कुदरती रास्ते में बने हुए, चाहे पंजाब में चाहे केपी में, अभी मैं उनकी बात करूं जो हुकूमत पंजाब और केपी है, उनको ये जगह खाली करवा देनी चाहिए और पानी को खुला रास्ता दे। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि E11 में इस्लामाबाद में जब वो गाड़ियां तैर रही थी तो वो कैसे हुआ कि पिछली हुकूमतों के दौर में जिन जिन सोसाइटीज ने वहां पे पानी का रास्ता रोका तो उन लोगों ने, उस तबाहकारी ने पूरे के पूरे E11 को तबाह कर दिया। अभी आप जो डैम्स की बात करती, सिर्फ तौसा शरीफ के इलाके में, कोई सुलेमान में जितना पानी आता है वहां पे 12 डैम बन रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश करूं कि हम लोगों को चाहिए इस पानी को मुफीद इस्तेमाल करें, ना कि इसका मनफी नतीजा हमारे सर पे जी, हम नुकसान कम करें, फायदा ज्यादा उठाएं इस कुदरती आफत से। बलूचिस्तान में एक साल में जब ये बारिशें होती हैं तो 5 तरबेला डैम के बराबर पानी जाया हो जाता है। इसको हमें हार्नेस करना चाहिए, इसको हमें मुफीद इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये पानी जो है, खुश्क साली का भी पाकिस्तान को ऐसा फेस आता है कि सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं है और इसके लिए हमने कोई काम नहीं किया, हमारा फोकस ये नहीं है। यही मेरा सवाल था। मैं चाहूंगी कि अली गौहर बलोच साहब, सिर्फ आप एक कमेंट कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारी सरमायाकारी आ रही है, कतर भी दे रहा है, सऊदी अरब भी दे रहा है, लेकिन ये सरमायाकारी जो इसके लिए, इसकी जो हमारा फोकस है कि हम इसको सही यूटिलाइज कर सकें। अब ये तो सैलाब आ गए, हम इस तरफ लग गए, तो इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या सरमायाकारी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए सूरत ये है कि बिल्कुल आपकी वैलिड बात है और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो भी हम बाहर से कर्जे लेते हैं उनको मुल्की तरक्की पर लगा देंगे। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि जब 2013 से 2018 तक हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त हमने भी IMF से कर्जे लिए, लेकिन जो कर्जे लिए उनके जरिए बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, उनके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया और उसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई। उसके जरिए हमने अर्ज जैसी जो ऑपरेशन थे वो किए। दहशतगर्दी का अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट खात्मा उस वक्त हुआ और उस पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा पैसा लगा। फिर आप देखें कि उसके साथ साथ जो मतलब है कि ये CPEC जैसे प्रोजेक्ट और ये सारा पैसा, ये जाहिर है ये अच्छा अली गौहर बलोच साहब, जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे होंगे, लेकिन मेरी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी आलमी इदारे भी पाकिस्तान को फ्लड मुतासरीन की मदद के लिए जो फंड है वो फ्राहम कर रहे हैं, तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर है। तो ये आप जो खर्च करेंगे वो क्या सूबों को भी देंगे या डायरेक्ट वफाक खर्च करेगा? नहीं, देखिए जहाँ पर आज जो शहबाज शरीफ साहब सिंध में गए हैं तो वो उधर एक काफी बिग अमाउंट जो है वो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये फौरी तौर पर हम करेंगे और इतनी अमाउंट जो है वो सिंध को देंगे। पहले भी वफाक से पैसा सारा जाता है सूबों को और सूबे उसमें ऑल एंड ऑल है जो भी नहीं। अभी क्या शहबाज शरीफ साहब जिस तरह सिंध में जा रहे हैं, बलूचिस्तान में जा रहे हैं, क्या पंजाब में भी आएंगे? पंजाब में गो के इस वक्त हुकूमत पंजाब में ऑलरेडी लेकर है। असल चीज तो ये है कि वो चीजें देखें, किसी को कोई मकसद पैसा किसी की जेब में डालना नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे ऑल एंड ऑल है, अपने टैक्स अपना फंड भी, लेकिन इसके बावजूद
हमने कोई फर्क नहीं रखना। हमने पंजाब में, KTK में, सिंध में ये जो फंड आया है ये इक्वली तकसीम होगा। मेरा सवाल ये है कि ये डिस्पाइट इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है या नहीं है? जहाँ जहाँ पर भी ये जरूरत है वहाँ पे जाएगा, जरूरत है, जहाँ पर जितनी आबादी मुतासर हुई है उस लिहाज से हिसाब से होना चाहिए। एग्जैक्टली राय नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि आपको लगता है कि फेयर तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा जो फंड इकट्ठा हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। IPD के अंदर जिस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला जब ये लगाते हैं तो ये जो फेडरल के ऊपर आएंगे उसके बाद ये 18वीं तरमीम के बाद NFC की बात करते हैं। NFC के बाद इन्होंने जिसको देना है वो डायरेक्ट वो दे ही नहीं सकते। उसी तरीके से फेडरल की अनाउंसमेंट होने के बाद भी आप ये देख लीजिए कि जिन इदारों को दिया जाएगा वो डिस्पर्स करने के अंदर आधे से ज़्यादा करप्शन करेंगे। इनकॉम्पिटेंसी इज़ अ बिगेस्ट करप्शन। और इस करप्शन के अलावा अभी मैंने यावर साहब को सुना, यावर साहब ने बहुत ही माकूल गुफ्तगू की, बहुत ही शानदार गुफ्तगू की, लेकिन आज तक कोई भी बात इनकी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इनकी हुकूमत भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी। गुफ्तगू इनकी बहुत अच्छी है, इनको बहुत अच्छे से पता है कितनी नहरें निकालनी है, कितना क्यूसेक पानी आ रहा है, कितना मामलात आ रहे हैं। और यही बात मैं अर्ज़ कर दूंगा तो सेम इनकी भी तहकीक ठीक है और मेरी भी ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जो ये मामलात इनको बता रहे हैं इनको ये समझ आनी चाहिए कि सवाए फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं होने लगा। और ये जो रिकवरी का जो पोर्शन होगा वो कितने होगा? जितनी हम बात होनी थी हो गई, मजीद और हो जाएंगी। बलूचिस्तान का आपने नहीं किया, कट टू ऑर्डर आप किया नहीं, आपने फेडरल डिवीजन बनाए नहीं, आपने प्रोविंस को जो है वो नए प्रोविंसेस की तरफ लेकर नहीं आए। 2/3 मेजॉरिटी आएगी नहीं, नए प्रोविंसेस बनेंगे नहीं, बहावलपुर सूबा बनेगा नहीं, उसके अंदर से जो सरायकिस्तान है वो बनेगा नहीं, इन सूबों की डिवीजन आपसे होगी नहीं। फिर नहरों को और बाकी सारे के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और नीचे की मैनेजमेंट है वो तो सारा का सारा पैसा खाएगी। और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है और आपका असिस्टेंट कमिश्नर से लेके आपके कमिश्नर और आपके एडिशनल सेक्रेटरी से सेक्रेटरी तक सवाए पैसा खाने के ये कुछ भी नहीं करेंगे। दे नोज इट बेटर। और ये मैं बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है यही मैटर मामला पेट्रोलियम के साथ भी हुआ था। जहाँ से आपके फंड आने हैं वहाँ पे आपके $100 मिलियन उन्होंने दिए, 100 मिलियन जो उन्होंने दिया अलहदा से पर मंथ के हिसाब से 10 महीनों के लिए, वो भी तकरीबन जो है वो आपकी रिफाइनरी की जो है ना होने की वजह से, इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से आप रिफाइन नहीं कर सके, आप रूस से तेल नहीं ले सके। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि आप अमेरिका और यूरोप जो है वो तेल लेने जा रहा है ईरान से डील होगी या नहीं होगी वो अलग बात है। लेकिन आपकी इनकॉम्पिटेंसी ये है कि आप तेल ले भी लें तो उसकी इनकॉम्पिटेंसी ये है कि आपकी 16 रिफाइनरीज उसको रिफाइन नहीं कर सकती और उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 दिन के अंदर पड़ती है। तो लॉजिस्टिक्स का ये हालत है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्री फिजिबिलिटी नहीं, फिजिबिलिटी नहीं, डायरेक्शन नहीं, स्ट्रक्चर नहीं। और स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट के अलावा अभी भी मैं गौर साहब की सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, बगैर नंबर के है, कोई नंबर इसके अंदर नहीं, कोई दादो शुमार नहीं बताया, कोई PSDF फंड नहीं बताया, कोई उन्होंने स्केल नहीं बताया, कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं बताया, कोई स्ट्रक्चर उनके पास नहीं है बगैर नंबर के। ये है कि जाहिर है कि ये उनका डिपार्टमेंट नहीं है, उनका डिपार्टमेंट नहीं है। जी ठीक, जी बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि एक सियासी और मफरूज़े के ऊपर और अपना अपना ओपिनियन है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो हर इदारा ही बता सकता है कि वो क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम इस तरह की कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आखिर हमारे पास पहले से प्रिपरेशन क्यों मौजूद नहीं होती? आखिर हम इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? इस सब सवालों का जवाब एक ही है। आज भी हमारा एक वजीर आज़म पहले वजीर आज़मों की तरह अदालतों के चक्कर लगा रहा है और शायद वो भी पहले वजीर आज़मों की तरह वो भी नाहिल हो जाए और वो भी अब एक बार फिर से सज़ा याफ्ता हो जाए। तो ये तो हमारे वजीर आज़म जो रह चुके हैं उनकी हालत होती है। इससे पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले आप जरदारी साहब को देख लें और जितने भी वजीर आज़म आए उनके साथ क्या हाल हुआ। और आज एक वजीर आज़म वो भी इसी तरह से अदालतों में पेशी भुगत रहा है। तो अगर ऐसे ही फोकस रहा तो हमारे मेजर इशूज़ जो हैं वो इसी तरह से निगलेक्ट होते रहेंगे। हमें मेजर इश्यूज की तरफ आना होगा, तभी हम अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।